बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं आज टीवी विद सादिया सादात। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी एक पैंडेमिक की सिचुएशन ओवर नहीं हुई थी कि हम देखते हैं कि राइट्स का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इसी वजह से हमने आज सोचा कि इस प्रोग्राम को जो टॉपिक है हम वो रखेंगे ब्लैक लाइव्स मैटर, और इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ रिस्पेक्टेड गेस्ट मौजूद हैं, लॉर्ड नजीर अहमद साहब, जो कि हाउस ऑफ द लॉर्ड के मेंबर हैं, और जहां भी इंसानियत की बात आती है उनकी आवाज सुनते हैं हमेशा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सादिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कोरोना टाइम में आपका कैसा गुजर बसर हो रही है? घर में जिस तरह कैदी होता है ऐसे ही मैं अभी तो घर की सफाई भी करता हूँ, बर्तन भी धोता हूँ, फिर गार्डनिंग भी करता हूँ, वक्त पास हो जाता है। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो हम देखते हैं जो राइट्स का सिलसिला जो शुरू हुआ है, और अब रिसेंटली हम देखते हैं कि यूके के अंदर भी ये काफी ज्यादा ये तूल पकड़ता जा रहा है। तो और थोड़ी सी ये जो हम देखते हैं कि बीएमई के हवाले से अगर बात करें हम, तो काफी ज्यादा इश्यूज हैं, और एक इसी वजह से बोरिस जॉनसन ने भी एक कमेटी तश्कील दी है कि इसके बारे में पता किया जाए, क्योंकि अभी पैंडेमिक में भी काफी सारे वो कहते हैं कि इन लोगों के इनकी डिस्क्रिमिनेशन की गई है। तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं, कि आपका क्या ख्याल है कि ये एक अच्छी इनका फॉरवर्ड स्टेप है? देखें, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। लेकिन जो बोरिस जॉनसन ने कमेटी बनाई है उसमें सारा जिस खातून को उसने चेयरमैन बनाया है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उनका ब्लैक एंड एथनिक माइनॉरिटी और पर्टिकुलरली मुसलमान कम्युनिटी में उनके बारे में बहुत कंसर्न्स हैं, क्योंकि उनके व्यूज उनके पहले भी वो जो राइट विंग जो व्यूज हैं, बल्कि इस हद तक लोग कहते हैं कि वो तो बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ हैं और एथनिक माइनॉरिटीज के खिलाफ रही हैं, तो उनको तो इसका चेयरमैन होना ही नहीं चाहिए था। कमिंग बैक, जो वो जॉर्ज फ्लॉयड का जो हुआ, वो एक किस्म की जो दबी हुई रेसिज्म, इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म, इस्लामोफोबिया, बहुत सारी और चीजें जो वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर पहले मौजूद थी, वो जो है सडनली उसके एक एग्जाम्पल ने जो है वो सिर्फ ब्लैक लोगों ने नहीं, काले लोगों ने नहीं, बल्कि इसमें ट्रेड यूनियन मूवमेंट, दूसरे थोड़ी सी शरारत करने वाले जो एनार्किस्ट हैं उन्होंने भी इसको स्पॉइल करने की कोशिश की। लेकिन जनरली स्पीकिंग ये जो मूवमेंट थी वो एक नेचुरल उसका अपराइजिंग था। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि ये कोई नई चीज नहीं है। देखें, अगर आप मार्टिन लूथर किंग को देखें जी। तो उनकी जो स्ट्रगल थी, उनकी जो स्पीचेस थी, चाहे वो आई हैव अ ड्रीम, और वो ड्रीम उनकी क्या थी, मालकम एक्स जिनकी वो जिस सारी स्ट्रगल थी, इस तरह ब्लैक लीडर्स, मोहम्मद अली बॉक्सर जो है उनकी स्ट्रगल भी यही थी। वो भी इक्वालिटी, जस्टिस और मुसलमानों की रिकग्निशन, ब्लैक्स की रिकग्निशन के लिए। इस तरह बहुत सारे लीडर जिनके नाम आप ले सकते हैं, वो पहले भी ऐसी कोशिश करते रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपने देखा कि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस सामने आई, आज भी सुबह आ रही थी, कल भी आई, ऐसे हर रोज, कि जहाँ पे ब्लैक्स के साथ ज्यादती होती है। तो वो सिर्फ ब्लैक्स के साथ ज्यादती अमेरिका के अंदर नहीं, ब्लैक लाइव्स मैटर। मैं समझता हूँ कि एवरी लाइफ मैटर्स, बट मोर इम्पोर्टेंटली जो लोग पहले भी विक्टिम हैं, चाहे वो पैलेस्टीनियन लाइव्स मैटर, कश्मीरी लाइव्स मैटर, मुस्लिम लाइव्स मैटर, क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर इसका जिक्र कम होता है। ब्लैक लाइव्स मैटर, उसके साथ हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो जो कुछ अमेरिका के अंदर हुआ, उसके बाद फिर अभी आपने अटलांटा में देखा है कि वो एक और आदमी को इसी तरह शूट किया गया, तो वहां पे तो नॉर्मल इस तरह की शूटिंग होती है। बिल्कुल नहीं, जैसे हम लोग पहले देखते थे ना, ये काफी बढ़ गया है। पहले हम देखते थे कि सिर्फ एक स्टेट तक महदूद होता था, लेकिन इस दफा तो काफी राइट्स बढ़ गए हैं, लाइक 30 स्टेट्स आई थिंक जिसमें ये फैल गया हुआ है। जी, अमेरिका के अंदर
30 स्टेट्स जो जिनके अंदर बल्कि वो कर्फ्यू भी लग रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम फौज लेके आएंगे, और फिर फौज के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो उनके साथ वॉक भी उन्होंने किया, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो हमारे फौज के खिलाफ जाएगा, तो उन्होंने बैक ट्रैक किया और उन्होंने कहा कि ये मुझे इस सियासी वॉक में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, जो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि ये जो मामलात हैं ये सियासी तौर पे हल होने चाहिए, सिविलियन जो अथॉरिटीज हैं उनको हल करना चाहिए, फौज बाहर के जो डेंजर्स हैं उनको उनके साथ लड़ना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने लोगों के साथ लड़े। लेकिन वो जितना भी हुआ उसमें फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं इस साल, तो उसको वो सियासी रंग दे रहे थे। उन्होंने कुछ गवर्नर्स को क्रिटिसाइज किया, गवर्नर्स को वो ये कह रहे थे कि अगर तुम मैनेज नहीं कर सकते तो मैं फौज भेज दूंगा। तो अगर आप देखें तो ऐसे ही बर्तानिया में जो कुछ लंदन में हुआ, और लंदन में फिर जो रेसिस्ट और फैशिस्ट हैं वो भी चले गए, और उन्होंने इसको एक बड़ा मसला बनाने की कोशिश की। ऐसे ही फ्रांस के अंदर देखें, फ्रांस में वो वहां पे उन्होंने फेस मास्क जो है इसको कंपलसरी कर दिया कि आपको कोरोना से बचने के लिए, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि हिजाब नहीं करना, बुर्का जो है वो गैर कानूनी है, वो बुर्का वो हम अलाउ नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, ये वाकई में ये फिर दो, वो आप कहते हैं ना, दो तरीके हैं कि मतलब एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी आप मास्क पहन लेंगे लेकिन आप बुर्का नहीं पहन सकते, हालांकि वही प्रोटेक्शन वही चीज है, बुर्का भी वही कुछ करेगा। लेकिन अच्छा सर, जैसे अगर हम बात करते हैं यूके के हवाले से, हम देखते हैं कि सबसे पहले जो कुछ यहाँ पे भी बीएमई के हवाले से बहुत ज्यादा हम इश्यूज देखते हैं, स्पेशली जो ये रिपोर्ट इन्होंने तश्कील दी है, हम देखते हैं कि जैसे हेल्थ केयर में उन्होंने पहले ही कह दिया कि प्रायोरिटी वाइज कर देंगे, ठीक है। उसके अंदर फिर प्रायोरिटी आपको पता है कि काफी सारे मुसलमान जो हैं वो डॉक्टर्स की डेथ हुई है, नर्सेस की डेथ हुई है, जिसके मुकाबले में हम उनकी फिगर्स देखें तो कम है। फिर पुलिसिंग के अंदर इन्होंने जो एक अथॉरिटी दे दी पुलिस वालों को कि जी स्टॉप एंड सर्च आप कर सकते हैं, और ये इसकी वजह से ज्यादा बीएमई के लोगों को नुकसान हुआ है क्योंकि उनको कभी भी रोक के सर्च आप कर सकते हैं। एजुकेशन वाइज भी अगर हम बात करें तो वो बात करते हैं कि जी इस दफा जीसीएसई के ए लेवल्स के नहीं होने, और जो टीचर्स जो बेहतर समझेंगी टीचर असेसमेंट के ऊपर, तो आप नहीं समझते कि इन्होंने जो की है ये पॉलिसीज की, इसकी वजह से ये ज्यादा यहाँ पे ये चीज ज्यादा फैल सकती है, या वो समझ सकते हैं कि ये रेसिज्म हो रहा है इनके साथ? और ये कोई रेसिज्म और इस्लामोफोबिया वो कोई नई चीज नहीं है, इसीलिए लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर ऐसे स्टैट्यूज हटाने की कोशिश की जो ये कैंपेनर्स समझते हैं कि वो रेसिस्ट लोग थे। इवन विंस्टन चर्चिल, ये कोई नई बात नहीं है, सबको पता है कि वो रेसिस्ट थे। और अगर आप देखें तो विंस्टन चर्चिल की जो पॉलिसी थी, उन्होंने हिंदुस्तान से, बंगाल से उन्होंने जितना फूड था वहां का वो वहां से वो इधर भेज दिया अपनी फौज के लिए और यूरोपियंस के लिए, और 4 मिलियन लोग वहां पे जी। नहीं, वो काफी उनके बारे में कहा जाता है कि 1943 का जो फेमाइन था वो कहते थे कि वो इसी वजह से उसको कहते हैं कि ये जो फेमन हुआ इसका यही मकसद। तो मैं वो कह रहा हूँ कि एक तो रेसिज्म इस सोसाइटी के, स्टीवन लॉरेंस आपको पता है कि कितने साल तक इमरान खान क्यूसी और लॉरेंस फैमिली जो है वो सफर करते रहे, और जहां भी ऐसा वाकया हो तो वहां पे इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म का खतरा होता है। अब भी दो चीजें हैं इसमें, मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। एक तो ये है कि कुछ हो सकता है कि मेडिकल साइंटिफिक रीजंस हों जिसकी वजह से ये वायरस जो है, जिस तरह ये वायरस बूढ़े लोगों को अफेक्ट करता है, बच्चों को अफेक्ट करता है, जिस तरह ये वायरस जो है, ये नौजवान इसमें ऐसे हैं जिनको कोविड-19 हो जाता है लेकिन कोई सिम्टम्स सामने नजर नहीं आते। तो हो सकता है कि ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन हो, लेकिन
एक बात वाजिया है और वो ये है कि जो डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से इसका इफेक्ट एथनिक माइनॉरिटीज के ऊपर जो डॉक्टर्स, नर्सेस, फ्रंट लाइन स्टाफ, मेडिकल स्टाफ जो हैं, जिनको इसने अफेक्ट किया। और आपने देखा था कि पहले, सबसे पहले जो इस अनफॉर्चुनेट वाकया की वजह से जो लोग शहीद हुए, जो फौत हुए, जो मर गए कोविड-19 की वजह से, उसमें मुसलमान एथनिक माइनॉरिटीज बहुत ज्यादा प्रपोर्शन के लिहाज से लोग थे। उसकी एक वजह ये भी हो सकता है कि इन लोगों को जो है वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं दिया गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि इन लोगों को वो इंफॉर्मेशन नहीं देगी कि इसकी स्प्रेड होने के चांसेस क्या ज्यादा कितने हैं। ये भी हो सकता है कि इन लोगों ने दिलेरी के साथ अपने जो इनके क्लाइंट हैं या इनके पेशेंट्स हैं, उनको अपनी परवाह नहीं की, लेकिन उन लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। तो ये सारी की सारी मेरे ख्याल में इस पेंडेमिक के ख़त्म होने के बाद जो नेशनल इंक्वायरी होगी उसको देखा जाएगा। लेकिन एज वी स्टैंड इसका इफेक्ट जो है वो एथनिक माइनॉरिटीज के ऊपर, मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर, ब्लैक्स के ऊपर ज्यादा है प्रोपोर्शन के लिहाज से वाइट से। सर, अगर इस रिपोर्ट की हवाले से ये साबित हो जाता है कि वाकई मतलब इस तरह है कि ये लोग ज्यादा अफेक्टेड हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये राइट्स में और नहीं इजाफा हो जाएगा, या जो लोग ज्यादा नहीं इश्तिहाल पसंद जैसे ऑलरेडी वो हुए हैं? नहीं, मेरे ख्याल में जिस तरह पहले भी ऐसे होता रहता है, कुछ ऐसी गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन होती है जिसको वो पब्लिक नहीं करते, उसको प्रलॉन्ग करते हैं, उसको दबा देते हैं। जिस तरह ये जो वो फायर हुआ था, आग लगी ग्रेनफेल टावर के ऊपर, बहुत सारे और भी ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो जहाँ क्लियर अपनी डायरेक्शन किसी और सेक्शन में लगाना चाहती है तो वो वहां पे लगा देती है। मसलन कोई अल्लाह माफी दे, इस्लामिक टेररिज्म जिसको कहते हैं मुसलमानों के ऊपर, वो उनकी रिपोर्ट फौरी तौर पे आ जाती है और उसको जनाब फौरी तौर पे एथनिक माइनॉरिटी ब्लैक्स के ऊपर के ये जो है ये पिछले दिनों में ये एक फैशन बना हुआ था कि टैबलॉइड न्यूज़पेपर जो है, जो भी क्राइम होता था तो वो यही कहते थे कि ये जो बाहर से माइग्रेंट्स आए हैं, जो असाइलम सीकर हैं, ये वो करते हैं सारा कुछ। लेकिन जो हमारे थग्स हैं, जो हमारे यहाँ के ब्रिटिश फुटबॉल हुलिगन हों या जो राइट विंग इडियट्स जो जाके नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को मारते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर या कहीं और, उसको जो है वो थोड़ा सा और तरीके से गवर्नमेंट डील करती है। तो ये मेरे ख्याल में फिर पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस की ड्यूटी बनेगी कि जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तो उसको पब्लिक करने के लिए वो कितनी कोशिश करते हैं, कितनी कोशिश करेंगे। मतलब आपका ख्याल है कि एक तरह से बस ये इन्होंने थोड़ा मामले को ठंडा करने के लिए कि कमेटी बना दी है जिसका कोई हम लोग कुछ इतना देखेंगे नहीं। कमेटी बनाई है सादिया, उसकी अगर चेयरमैन आपको ही बना देते ना तो हम खुश हो जाते कि कम से कम ऑनेस्ट कमेटी होगी और उसका जो है वो पब्लिक में सही तरीके से। लेकिन क्योंकि जिस खातून को उन्होंने बनाया है वो तो बनाया ही इसीलिए है कि उसको कवर अप करने के लिए, और क्योंकि वो है आर्टिकुलेट, वो डिबेट कर लेगी, आर्ग्यूमेंट कर लेगी, और क्योंकि मेजॉरिटी जो कंजर्वेटिव पार्टी के लोग हैं वो उसको पसंद करते हैं, तो वो खतरा यही है कि लोगों को कि एक तो वो कॉन्फिडेंस, इसीलिए मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन कह रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं बैरनेस 2-3 जो है उनकी ट्वीट्स देख रहा था, एमपीज की देख रहा था, वो कह रहे हैं कि उनको इस खातून का कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यानी ये इंडिपेंडेंट कोई लोग होते, कोई जज होते, कोई ऐसा बंदा होता जो इंडिपेंडेंटली इसको हेड करता, तो फिर हमें जो है वो एक फेयर बैलेंस्ड और उसमें इक्वालिटी नजर आती है हमें। जी, उसमें इक्वालिटी नजर आती हमें कि जी, वो उनकी तो
कंजर्वेटिव पार्टी की राइट विंग की जो क्वालिटीज है वो देखते हैं वही, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक बैलेंस रिपोर्ट होगी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने व्यूज हमें बताए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि लॉर्ड नजीर साहब का ये मानना है कि BAME जो कमेटी बनाई गई है, इसके जो चेयरपर्सन जिनको दिया गया है वो उनके ऊपर वैसे ही लोगों का उतना एतमाद नहीं है उन खातून के ऊपर, तो उनको कोई खास उम्मीदें नजर नहीं आती हैं इस कमेटी के तश्कील पा जाने से। और बाकी ऑफ कोर्स वो भी इस बात की मजम्मत करते हैं कि इस तरह के राइट्स नहीं होने चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि अपने अगले प्रोग्राम के अंदर आपकी मुलाकात करवा सकूं साजिद तरार साहब से, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर हैं, और वो हमें सही सूरत हाल बताएंगे कि इन राइट्स के ऊपर किस तरीके से हमें काबू पाया जा सकता है और क्या सूरत हाल है या क्या स्टांस है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब लेंगे। तो मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।